आप समझदार हैं, आप अनुभवी नेता हैं, 12 बजे लिया जाता है उसको। प्रश्न नंबर 81 के संसद में किस तरीके की बात करते हैं, आप समझाइए अपने सदस्यों को। 9 गलत तरीका। क्वेश्चन नंबर 81 श्री मलूक नागर। मंत्री जी, प्रश्न नंबर 81 माननीय मंत्री जी, सभा पटल पर जवाब रख दिया गया। मलूक जी, सब मैं आज एक जो पहला प्रश्न लगा है उसमें मणिपुर से ऑटोमेटिक जुड़ जाता है, और ये लोग मणिपुर के बारे में चर्चा नहीं चाहते क्या? जो जूट की खेती है वो मणिपुर में भी होती है, उड़ीसा में भी होती है, बिहार में भी होती है। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जो एक्सपोर्ट होकर के पैसा देश में आया उसमें से कितना पैसा किसानों को दिया जा रहा है इंसेंटिव के रूप में? और दूसरा, सरकार क्या कर रही है जो जूट की खेती नई टेक्निक से पूरे देश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जो ज्यादा बढ़ाई जा सके? आज का दिन हम सबके लिए भी बहुत गौरवान्वित है, क्योंकि आज ITPO का जो विश्व स्तर का जो एक एग्जीबिशन सेंटर का आज ओपनिंग करने प्रधानमंत्री जी गए थे, और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से ग्लोबल इमेज को ध्यान में रखते हुए आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हुए हम सब ने कर्तव्य काल का निर्माण किया है। और इस कर्तव्य काल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे बड़ा योगदान जूट का भी रहा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि जो किसानों की बात ये कर रहे हैं, कल सबसे बड़ा किसानों के सम्मान निधि के रूप में प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से उसके अकाउंट में जो पैसा जमा करने वाले हैं, इसमें इस बार MSP के माध्यम से जूट किसानों को 5,000 से ज्यादा की राशि ये तय की गई है। और इसके साथ में जो एक्सपोर्ट निर्यात की बात कर रही है, आज जो एग्जीबिशन सेंटर बना है जूट रिलेटेड, जो ग्लोबल इमेज में जूट का आगे बढ़ने के लिए जो टेक्निकल टेक्सटाइल का यूज हो या उनसे जुड़ी हुई जो चीज बनती है उनके प्रमोशन के लिए ट्रेनिंग सेंटर से लेके उनकी खेती में कैसे बदलाव आए, किस तरह से नई टेक्निक से खेती हो जाए। मैं एक बात ध्यान में लाना चाहती हूँ कि ऐसी कोई भी जो चीज़ होती है इसमें राज्य सरकार का सहयोग चाहिए, और उन्होंने जिस तरह से बताया है सबसे ज़्यादा जूट मिल है वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल की जितनी भी मिलें हैं उनको सरकार ने प्रोक्योर करके जो हमारी चीनी और हमारी पेड़ी के लिए जो हमने जो जूट बैग है उनको सिक्योर नहीं किया होता तो ये लोग इस तरह से आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन इसमें भी ये परेशानी है कि उनको जो सरकार के सहयोग मिलते उनके जो सहयोग मिलता है, लेकिन उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं किया, ना तो नई मिल को अपग्रेड किया, ना ही तो टेक्नोलॉजी करी कैसे गोल्डन प्रकार का जूट बन जाए उसके लिए सोचा गया। तो इसमें हमें सीड से लेकर उनके कैसे 1 हेक्टेयर के अंदर सबसे ज़्यादा उसकी खेती हो जाए, उसकी ट्रेनिंग हो जाए, उसके मार्केट लिंकेज हो जाए, और मार्केट लिंकेज के साथ में एक्सपोर्ट तक की चीज़ें सरकार ने इसी योजना के माध्यम से बनाई है। तो जो एक्सपोर्ट आज हुआ है, उन्होंने जो सवाल पूछा है कि आज तक का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जूट का पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो हम लोगों ने तय किया है तो उनका जूट के उत्पादन में 76 लाख बेल की तुलना में 2023 में 91 लाख बेल्स हो गया, और आज वर्तमान में 10,000 करोड़ रुपए की अधिक छूट जो तेलिया के लिए सरकार खाद्यान्न पदार्थ के लिए उनको दी जाती है। मलूक नागर जी, अब सीधा प्रश्न ये था कि जो एक्सपोर्ट होता है, जो इंसेंटिव सरकार देती है इस जूट की खेती बढ़ाने के लिए, सरकार ने किसान को क्या इंसेंटिव के रूप में दिया है? नंबर 1। नंबर दो कि क्या सरकार पूरे देश में जूट की खेती और खास करके मणिपुर में, जिससे वहां पैसा ज्यादा जाए और झगड़े बंद हो जाए, सरकार झगड़ों को भी कंट्रोल करे और आर्थिक रूप से भी मजबूत करे, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? और तीसरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जूट की खेती कैसे ज्यादा हो, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? इनकी
लड़कियां होती है, जो श्रमिकों की बालिका होती है, उनको 10वीं और परीक्षा पास करने के लिए 5,000 और 12वीं की परीक्षा पास करने के लिए 10,000 रुपया की स्कॉलरशिप प्रदान की है। सरकार ने 21-23 के दौरान लगभग 8200 बालिका को 7,000 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप प्रदान किया है। इसके अलावा टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए, जियो टेक्सटाइल के लिए, जो ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट में उसका उपयोग होता है, उसको बढ़ावा देने के लिए भी हम लोगों ने बहुत सारे इंसेंटिव लिए हैं। PLI स्कीम के माध्यम से, जो पूरे ग्लोबल में जिसकी चर्चा है, जब भी प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो हमारी जो प्रोडक्शन लिंकेज जो स्कीम है, इसके माध्यम से हम लोगों ने बहुत सपोर्ट इंडस्ट्री को किया है। गोपाल मोदी सपोर्ट के साथ माध्यम से एक्सपोर्ट के माध्यम से उनको एग्जीबिशन के लिए भी हम लोग भेजते हैं। लगभग 7,000 से ज़्यादा हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के साथ साथ में जूट को भी प्रदर्शनी में शामिल करते हुए टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने तय किया है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने, तो जूट को भी जो हमारे यहाँ ग्रीन एनवायरनमेंट की ओर आगे बढ़ते हुए हम उनको भी सहयोग प्रदान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 श्री अरविंद सावंत। क्वेश्चन नंबर 82 अरविंद सावंत। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य क्वेश्चन नंबर 83 श्री अशोक कुमार रावत। क्वेश्चन नंबर 83 Statement is laid on the table of the House, sir. मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने रेल संपार संख्या 249 को स्वीकृति प्रदान की है। लेकिन इस विषय में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि इसके निर्माण कार्य में काफ़ी विलम्ब हो रहा है। क्या इसके शीघ्र पूर्ण करवाए जाने हेतु कोई निर्देश पारित करेंगे? सांसद महोदय ने जो प्रश्न पूछा है, इनके क्षेत्र में 3 लेवल क्रॉसिंग्स है माननीय अध्यक्ष जी। लेवल क्रॉसिंग नंबर 247, लेवल क्रॉसिंग नंबर 248 और लेवल क्रॉसिंग नंबर 249, जो कि सैंडीला स्टेशन के आसपास है, तीनों के तीनों। LC 247 में कंस्ट्रक्शन फिजिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे दोनों तरफ बहुत ज़्यादा बिल्ट अप एरिया है और क्रॉस रोड्स भी है अप्रोच एरिया में। LC 248 का टेक्निकल और फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन चुका है और इस काम को आगे बढ़ाया गया है। LC 249 में कॉस्ट शेयरिंग बेसिस पे ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था माननीय अध्यक्ष जी, और रेलवे ने इस कॉन्ट्रैक्ट को अवार्ड कर दिया है मई के 2022 में। उसके बाद में काम में थोड़ी सी कुछ और चेंज आया, चेंज होने के कारण अप्रोच पोर्शन का कॉस्ट भी इसमें इंक्लूड किया गया और इस पूरे के पूरे काम को टेंडर अवार्ड कर दिया गया है। काम तेजी से चल रहा है। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। मैं दूसरा पूरक प्रश्न जानना चाहूँगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र में बालामऊ रेलवे स्टेशन लेवल क्रॉसिंग 257 है, जिसमें अंडरपास के लिए फाइल लंबित पड़ी हुई है रेल मंत्रालय में, और उसी के साथ ही 258 की लेवल क्रॉसिंग है जिस पर रेलवे ओवरब्रिज स्वीकृत हो चुका है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि 257 के रेलवे अंडरब्रिज और 258 के रेलवे ओवरब्रिज की आगे की प्रक्रिया में अविलंब प्रारंभ किए जाने हेतु कोई निर्देश देंगे? मान्यवर सांसद महोदय का सजेशन नोट किया गया सर, और मैं मान्यवर सांसद से निवेदन करूंगा कभी भी कार्यालय में बैठ के उसका कंप्लीट रिव्यू हम लोग कर लेंगे। Now Sri Krishna. With respect to the RUBs, road underbridges, there is a huge problem, mainly in the rainy season, sir. There's a lot of water. तो आपने देखा सदन के भीतर जो इस वक्त कार्यवाही चल रही है, राजीव रंजन हमारे सहयोगी संसद में ही मौजूद हैं। राजीव, बताएं, हम देख रहे हैं आज भी यहाँ नारेबाजी के बीच संसद चल रही है और यहाँ पर क्या कुछ कहा गया है? विपक्षी सांसदों के नारे हम सुन रहे हैं। देखिए, विपक्षी सांसदों की साफ तौर पर मांग है कि नियम 267 के तहत मणिपुर पर चर्चा हो।
पर सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। लगातार इसके लिए विपक्षी सदस्य जो है, चाहे बात लोकसभा के हो राज्यसभा में हो, लगातार नोटिस दे रहे हैं। लेकिन सत्ता पक्ष का ये मानना है कि इस नियम के तहत चर्चा ना हो, दूसरे नियम के तहत चर्चा हो। लेकिन इससे पहले आपको एक बात बता दें कि लोकसभा में जो 2 सांसद जो है, कांग्रेस के जो उपनेता हैं गौरव गोगोई असम से आते हैं, उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर नोटिस दिया है। दूसरे सदस्य जो बीआरएस के नामा नागेश्वर राव ने नोटिस दिया अविश्वास प्रस्ताव पर कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए उन्होंने नोटिस दिया है। जो जानकारी मिल पा रही है, स्पीकर ऑफिस को नोटिस मिल गया है। अब 10 दिनों के भीतर जो है इस पर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। इससे पहले स्पीकर जो लोकसभा अध्यक्ष जो है, पूरा जो चिट्ठी मिली है, जो नोटिस मिला, उसका मूल्यांकन करेंगे। उसमें यह देखेंगे कि जो 50 सदस्य जो है, कम से कम लोकसभा के जो हस्ताक्षर है वो सही है या नहीं है। उसके बाद दोनों तरफ के जो फ्लोर लीडर है, सत्ता पक्ष की बात करें वहीं विपक्ष की बात करें, उनसे मंत्रणा करके बातचीत करने के बाद एक दिन तय करेंगे और उस दिन जो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। जी यहाँ पर राजीव, यहाँ पर 42 नोटिस जो है नियम 267 के तहत राज्यसभा में पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सोनिया गांधी पहुंची हैं यहाँ पर संसद के अंदर, और कांग्रेस जो है प्रस्ताव लेकर आने की तैयारी कर रही है, अविश्वास प्रस्ताव। गौरव गोगोई जो है कांग्रेस के सांसद जो है, उन्होंने यहाँ पर नोटिस दिया है स्पीकर को, और साथ ही विपक्ष यहाँ पर तैयारी में है सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए। और आज 10:30 बजे एक बैठक भी हुई है मल्लिकार्जुन खड़गे के चेंबर में, जिसमें कि रणनीति को लेकर चर्चा हुई है, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। राजीव हमारे साथ हैं। राजीव, यहाँ पर जो राज्यसभा में 42 नोटिस दिए गए हैं 267 नियम के तहत चर्चा कराने को लेकर, और दूसरी तरफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी, तो किस तरह से पूरा ये मॉनसून सत्र आगे चलने वाला है? आप चर्चा नहीं करना चाहते, मणिपुर पर आप चर्चा नहीं सुनने की कोशिश करते हैं। इस समय लोकसभा में क्या हो? लेकर प्रधानमंत्री जो सदन के अंदर आए और जवाब दें, तो दोनों सदनों में जो है आप कह सकते हैं कि विपक्ष को कोई जवाब सूझ नहीं रहा है। और लगातार विपक्ष नोटिस देने के बावजूद 42 से अधिक सदस्य जो है राज्यसभा में मणिपुर को लेकर नोटिस दे चुके हैं कि 267 के तहत बहस हो, और अगर इस नियम के तहत बहस होता है तो इसके बाद वोटिंग भी होगा और सारा विधायी कामकाज जो है रुक जाता है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो सत्ता पक्ष इसके लिए तैयार नहीं है। वहीं लोकसभा में बात करें, जिस तरह का अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया, इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि प्रधानमंत्री सदन में आए और मणिपुर के बहाने जो है सरकार को विपक्ष घेरे। विपक्ष का ये कहना है कि जिस तरह से मणिपुर में पिछले 2-3 महीनों से हालात बिगड़े हैं और जिस तरह का वीडियो वायरल हुआ है, उससे सत्ता पक्ष की ओर से जो जवाब की उम्मीद थी, जो कार्रवाई की उम्मीद थी, वो नहीं हो पा रही है। और प्रधानमंत्री इसको लेकर जो है सदन के अंदर क्यों नहीं बोल रहे हैं, बाहर जरूर बोल रहे हैं, बाकी मुद्दों को लेकर बोल रहे हैं, तो इससे विपक्ष जो बौखलाया हुआ है। और जो विपक्ष का जो नया गठबंधन जो बना हुआ है, जो इंडिया के नाम से जो बना हुआ है, वह एक मत है कि इसको लेकर सरकार को घेरा जाए और सरकार को किसी भी हाल में विवश किया जाए मणिपुर के जो हालात बिगड़ते हालात को लेकर, कि प्रधानमंत्री इसके लिए जवाब दे। और यही वजह है कि लोकसभा में सरकार विपक्ष जो है जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया हुआ है। वजह एक और भी वजह है कि अभी 4-5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं इस साल, और अगले साल लोकसभा चुनाव है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों पक्ष जो है अपनी लड़ाई जो है मजबूती से लड़ने के लिए तैयार खड़ा है। जी, और यहाँ पर कहीं ना कहीं हम ये अब, क्योंकि अपने दर्शकों को बता दें, जो लोकसभा की कार्यवाही है आज एक बार फिर से हंगामे के चलते 12 बजे तक स्थगित हो गई है। राजीव, यहाँ पर आपने अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र किया, तो अब आगे का प्रोसेस, प्रक्रिया क्या रहेगी? स्पीकर आप बता रहे 50 सांसदों का उसका हामी भरना उस पर जरूरी है अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लाने के लिए। उसके आगे का प्रोसेस क्या होगा? स्पीकर कितने वक्त में फैसला लेंगे? क्योंकि अभी मानसून सत्र जो है धीरे धीरे वक्त निकलता जा रहा है। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव को लेकर अगर 50 सदस्यों ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है और अपना सिग्नेचर किया है, तो स्पीकर जो है इस पर चर्चा कराने के लिए बाध्य होते हैं। लेकिन उसके पहले जो है स्पीकर जो है सारे लेटर की वैधता की जांच करते हैं, हर मुद्दों को लेकर गहन चर्चा करते हैं, और इसके बाद जो स्पीकर जो है दोनों फ्लोर लीडर यानी जो सत्ता पक्ष के जो लोकसभा में नेता हैं उनसे बातचीत करते हैं, विपक्ष के नेता की बात करते हैं,
उन दोनों पक्षों से बातचीत करके एक समय तय करते हैं और उस समय जो है वक्त निर्धारित किया था कि इतने घंटे के भीतर जो है अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि मोदी सरकार के खिलाफ 2008-18 में जो है इसी तरह का अविश्वास प्रस्ताव आया था, लेकिन उस समय मोदी सरकार चूंकि बहुमत की कोई कमी नहीं है तो बहुमत आसानी से हासिल कर लिया था। और यहाँ पर भी अगर लोकसभा की बात करें तो सत्ता पक्ष के पास बहुमत कहीं ज्यादा है, विपक्ष और सत्ता पक्ष में जो फासला जो है बहुत ज्यादा है। तो सत्ता पक्ष जो है आसानी से बहुमत हासिल कर लेगा, लेकिन विपक्ष को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। और विपक्ष की जो सबसे बड़ी जो कह सकते हैं कि बात है कि प्रधानमंत्री सदन के अंदर आए और अपनी बात को रखे, और मणिपुर के बहाने जो है विपक्ष जो है सरकार को घेरेगी।